सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो हैं मैथ्स बीके, उनके सामने आज जो लेक्चर जो हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। अब तक हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के संबंध में कई बातें जानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो है उसके अंदर से उसमें किस प्रकार से जो है वो विभिन्न लिगेंड्स की उपस्थिति में जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर स्प्लिटिंग या जिसको हम कहते हैं विपाटन किस प्रकार से होता है। फिर पिछले टर्न पे हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार से ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या CFSE जिसे हम कहते हैं उसकी गणना हम किस प्रकार से करते हैं। आज हम जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर हम ये जानने की बात करेंगे जो एक दो प्रश्न उत्तर के माध्यम से कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस प्रकार से जो है कॉम्प्लेक्सेस के नेचर को, कॉम्प्लेक्सेस की प्रकृति को यानी संकुल की प्रकृति को समझाती है। अर्थात वो संकुल जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर हम किस तरह से जान सकते हैं। दूसरी बात जो है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर हम विभिन्न संकुलों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम किस प्रकार से उनको जान सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, या उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट का मान है वो कितना है, उसको हम ज्ञात करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को ज्ञात करने के लिए जो मुख्य भूमिका, जैसा कि अब तक हमने पढ़ा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो है वो है दो चीज़ों की। एक है एवरेज पेयरिंग एनर्जी की जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या विभाजन ऊर्जा जो है, जो कि T2G और EG जो दो प्रकार के जो डी ऑर्बिटल्स के जो सेट बनते हैं जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कितना है, और इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराने के लिए, उनका युग्मन कराने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इनके मध्य जो अंतर होता है वो ये निर्धारित करता है कि किस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और किस प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है उन कॉम्प्लेक्सेस में होंगी। तो आज हम जो मुख्य रूप से बात कर रहे हैं वो अपन इस संबंध में बात करेंगे। तो अपन सबसे पहले दो प्रश्न उत्तर के संबंध में बात करेंगे जो कि परीक्षाओं में जो थर्ड ईयर में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमने काफी सारी बातें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के संबंध में की हैं, तो हमें इन प्रश्न उत्तर को भी किस प्रकार से हल करना है प्रश्नों को वो भी हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहला जो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये जो है ये क्वेश्चन है जिसमें कुल मिला के 4 जो है वो कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं। पहला है वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स, दूसरा है आयरन का कॉम्प्लेक्स साइनाइड के साथ में, तीसरा भी आयरन का कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों में फर्क किया है कि इनमें आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग अलग है, और चौथा कॉम्प्लेक्स जो है वो कोबाल्ट का और फ्लोराइड का कॉम्प्लेक्स है, जो कि इन चारों प्रकार के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो हमें दिख रही है, और नहीं तो हम चार्ज के आधार पर पता लगा सकते हैं। जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स आयन पर जो चार्ज है उसके आधार पर हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगा सकते हैं। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें पता लग जाएगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास में जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो लिगेंड्स दिए हैं वो लिगेंड्स जो हैं उनकी प्रकृति क्या है। लिगेंड्स की प्रकृति स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, ये आप लोगों को पहले पढ़ाया गया था, आपने ध्यान होगा कि एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो होती है जो लिगेंड की प्रकृति को बताती है, के नेचर को बताती है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो लिगेंड्स जो स्टार्टिंग में आते हैं, पहले आते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। उनके लिए CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, और जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लिगेंड्स पीछे की तरफ आते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, यानी कि उनके लिए क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू है वो कम होती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम लिगेंड्स के नेचर के बारे में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसके बारे में जान सकते हैं, और हमें पता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। तो उसके आधार पर हम ये भी बता सकते हैं कि वो मेटल जो है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होगा। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो ढूंढते हैं। तो देखिए अपन इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले
हम बात करते हैं वेनेडियम कॉम्प्लेक्सेस के संबंध में, तो VF6 होल थ्राइस संकुल में वेनेडियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है, यानी 3 है। अतः इसका विन्यास जो है वो 3d2 होगा। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d3 4s2, लेकिन अब उसमें से जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d2। तो इस 3d2 संकुल के लिए अब इस विन्यास की हम आगे बात करेंगे। तो इस संकुल में लिगेंड जो है वो फ्लोराइड है, जो कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं, विच इज ए वीक फील्ड लिगेंड। अतः 3d2 इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्न प्रकार होगा। अब देखिए यहाँ पर 3d जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब d के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड के कारण स्प्लिटिंग जो है वो जो ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं करता, तो इसलिए जो है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा सॉरी लोअर T2g ऑर्बिटल्स में रहेंगे। तो T2g के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और Eg में 0 होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन जो है उसमें होंगे। फिर है दूसरा जो कॉम्प्लेक्स हमने देखा था क्वेश्चन के अंदर, ये Fe का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसके अंदर जो लिगेंड्स हैं वो 6 साइनाइड के लिगेंड्स हैं। तो FeCN होल 6 4 इसका मतलब है Fe जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका जो विन्यास होता है वो कितना होता है 3d6 4s2। तो जब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे यानी Fe+2 स्टेट में आएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6। इस संकुल में साइनाइड जो है वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, जैसा हमने अभी बात की है, हमें मालूम है, क्योंकि ये साइनाइड जो है वो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें सबसे आगे आता है। अतः यह निम्न चक्रण संकुल बनाएगा। अब देखिए ये हमने पिछले बार जब CFS के संबंध में बात की थी तो हमने बात की थी, या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हमने जब ये बात की थी तब बताया था कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो उसके लिए जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी स्प्लिटिंग एनर्जी CFSC की वैल्यू, या जिसको अपन डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसके कारण से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न अवस्था में ही जो है वो जिनका हम कहते हैं कि वो निम्न अवस्था में ही है वो रहना चाहेंगे, वो उच्च अवस्था में नहीं जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है निम्न चक्रण संकुल बनाएगा और Fe2+ का विन्यास जो है वो T2g6 और Eg0 होगा, यानी कि T2g ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं, वो युग्मित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी, क्योंकि T2g में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा। फिर तीसरा जो इसमें कॉम्प्लेक्स है वो है Fe का और साइनाइड का, जिसमें Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस प्रकार के संकुल में आयरन जो है वो Fe+3 अवस्था में उपस्थित है। इस कारण से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 3d5 होगा। हम जानते हैं कि संकुल में उपस्थित लिगेंड साइनाइड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। लिगेंडों की प्रकृति जो है वो, जैसा अपन ने बात की कि साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो लिगेंडों की प्रकृति के कारण यहाँ निम्न चक्रण संकुलों का निर्माण होगा। जैसा भी अपन ने पहले भी देखा था कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है उनका निर्माण होता है। यहाँ Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा T2g5 Eg0 होगा, क्योंकि D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है और पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन जो है वो T2g में एकोमोडेट हो जाएंगे, यानी कि पांचों इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे के जो ऑर्बिटल्स हैं T2g उसी में ही रहेंगे। तो इस प्रकार के संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 1 रहेगी, यानी कि 3 ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1 उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस तरह से FeCN 6 होल 3 के अंदर कुल मिलाकर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। फिर हम चौथे की बात करते हैं कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स की, जो कि फ्लोराइड लिगेंड्स के साथ में है। इस प्रकार के संकुल में कोबाल्ट 3+ अवस्था में उपस्थित है। जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होता है 3d7 4s2, लेकिन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d6 होगा। तो कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d6 है। तो संकुल में उपस्थित लिगेंड जो है फ्लोराइड माइनस दुर्बल प्रकृति के होने के कारण
उच्च चक्रण वाले संकुलों का निर्माण होता है। अब देखिए फ्लोराइड जो है वो उसका जो नेचर हम जानते हैं कि ये क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। इसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च अवस्था में चले जाएंगे, तो इस प्रकार से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, जिस कारण से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो T2G4 Eg2 होगा। तो T2G कक्षकों में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन व Eg कक्षकों में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को मिलाकर कुल 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से इस कोबाल्ट Fe6 कॉम्प्लेक्स के अंदर या इस कॉम्प्लेक्स आयन में संकुल में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कुल मिलाकर 4 होगी। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चन आप डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ में पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यकता है कि हमें जितने भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें जो ट्रांजिशन मेटल एटम्स यूज़ हो रहे हैं या आयंस आ रहे हैं उनके सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम सही याद होने चाहिए, तभी हम इनके अंदर एकदम सही संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो बता सकते हैं। अब देखिए ये दूसरा प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि Mn3+ आयन की युग्मन ऊर्जा जिसकी अपन बात कर रहे थे, पेयरिंग एनर्जी जो है वो 28,000 है। द पेयरिंग एनर्जी, एवरेज पेयरिंग एनर्जी ऑफ Mn3+ इज 28,000 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर ये है तो MnH2O6 3+ एवं Mn साइनाइड CN6 3- संकुल आयनों में Mn यानी मैंगनीज आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो हमें क्या बताना है, इन दोनों में मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। हमें क्या दिया है, हमें एवरेज पेयरिंग एनर्जी Mn3+ की बताई है, फिर उसके बाद में लिखा है MnH2O6 3+ तथा MnCN6 3- संकरों के डेल्टा O क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान जो है क्रमशः 21,000 प्रति सेंटीमीटर और 38,000 प्रति सेंटीमीटर है। तो हमारे को क्या दिया है, हमारे को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है और साथ ही हमें एवरेज पेयरिंग एनर्जी मालूम है। तो इस आधार पर हमें ये निर्धारित करना है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्सेज या कॉम्प्लेक्स आयन जो है उसमें मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और हमें उस कॉन्फ़िगरेशन को इसमें बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैंगनीज H2O6 3+ में संकर के लिए डेल्टा O की मान कितना है, 21,000 प्रति सेंटीमीटर हमें दिया गया है, जबकि Mn3+ आयन के लिए युग्मन ऊर्जा यानी पेयरिंग एनर्जी पाई का मान कितना है, 28,000 है। ये गलत आ गया, ये दिस इज 28,000 है, 2800 नहीं है, प्रति सेंटीमीटर है। तो हम क्या देख सकते हैं कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो डेल्टा O यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से ज़्यादा है। ये 28,000 का मान है और वो 21,000 प्रति सेंटीमीटर मान है, तो 28,000 का मान ज़्यादा है। तो क्या कह सकते हैं हम कि चक्रण ऊर्जा का मान क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा यानी डेल्टा O से अधिक होने के कारण उपरोक्त संकुल जो है वो उच्च चक्रण युक्त होगा और उनका विन्यास जो है T2G3 Eg1 होगा। तो देखिए यहाँ जो है मैंगनीज जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो इस प्रकार से होगा T2G3 Eg1, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं और जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं वो अयुग्मित होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर हम बारे में हम जानते हैं कि जब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उच्च ऊर्जा वाले जो कक्षक हैं उनमें जाना गया। तो इस तरह से T2G से इलेक्ट्रॉन जो है वो Eg ऑर्बिटल्स में आसानी से जा सकते हैं। तो इसलिए हमको इस प्रकार से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। फिर मैंगनीज के संबंध में बात करें तो मैंगनीज का जो ये साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स होता है उसके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा डेल्टा O का मान 38,000 यानी 38,000 प्रति सेंटीमीटर है, जबकि Mn+3 आयन के लिए युग्मन ऊर्जा यानी पेयरिंग एनर्जी का मान 28,000 प्रति सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी इसको गलती से गलत लिखा गया है। तो इस स्थिति में क्या है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा O की वैल्यू जो है वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो साइनाइड जो है वो एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो
स्प्लिटिंग जो है उसको बढ़ा देता है। तो इसलिए स्प्लिटिंग ज़्यादा होने के कारण जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में ही रह जाएंगे, क्योंकि स्प्लिटिंग का मान ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी का मान काफ़ी कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिटल्स में पेयर हो जाएंगे। तो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा डेल्टा ओ का मान उपरोक्त संकर में चक्रण ऊर्जा पाई से अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न ऊर्जा युक्त T2G कक्षकों में ही युग्मित हो जाएंगे और निम्न चक्रण संकर का निर्माण होगा। वी विल गेट ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G में ही चारों इलेक्ट्रॉन आएंगे तो T2G4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रकार से ये जो दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बेसिस पे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो मेटल हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसके आधार पर हम ये भी बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और साथ ही हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी बता सकते हैं। अतः विभिन्न संकुलों में उनकी युग्मन ऊर्जा पाई तथा क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा डेल्टा ओ का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके संकुलों की प्रकृति यानी उनका नेचर उच्च चक्रण है या निम्न चक्रण है, यानी कि नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा है, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तथा उनका मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण जो है उसकी व्याख्या भी सरलतापूर्वक की जा सकती है, जो कि हम इसको टेबल में देखते हैं, उसको हमने किस तरह से उसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। तो ये जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो उसका एक एडवांटेज है कि हम किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स का नेचर बता सकते हैं और साथ ही उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, धातु आयन लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखेंगे कॉलम में, सबसे पहला जो बाईं हाथ की तरफ का कॉलम है इसमें है धातु आयन के डी इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब अब जो मेटल कॉम्प्लेक्स है उसमें डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लेफ्ट हैंड साइड में। फिर है संकुलों का एग्जाम्पल, कौन सा हमने कॉम्प्लेक्स लिया है उसकी हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में है एवरेज पेयरिंग एनर्जी पाई, फिर है CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ, ये दोनों पर सेंटीमीटर में है। फिर डेल्टा ओ और पाई का की तुलना है, और फिर उस आधार पर हम बता सकते हैं कि संकुल का प्रकार क्या है, यानी उच्च चक्रण वाला संकुल है या निम्न चक्रण वाला संकुल है। और लास्ट में उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम बता सकते हैं कि उसका चुंबकीय आघूर्ण जो है वो उसका मान कितना होगा, जो कि है n×n+2 √n×n+2, जहाँ n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या है। तो इस तरह से हम सबसे पहले देख सकते हैं, एग्जाम्पल लेंगे क्रोमियम का H2O के साथ, यानी जिसमें H2O लिगेंड्स हैं उसके साथ में जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D4 है। उसके लिए इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए जो पाई की वैल्यू है, पेयरिंग एनर्जी है वो 23,500, और उसके लिए CFSE की वैल्यू जो है वो 13,900 है। तो हम देख सकते हैं कि पाई की वैल्यू जो है वो डेल्टा ओ से ज़्यादा है। तो इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें क्या होगा, पाई का मान यानी पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई ऑर्बिटल्स में चला जाएगा, तो यानी उच्च चक्रण वाले जो है वो हमको वो प्राप्त होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स प्राप्त होंगे। अब चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें क्या होंगे, वो अनपेयर्ड होंगे, तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.90। तो इसको हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, किस प्रकार से ये वैल्यू आएगी 4.90, यानी कि नीचे के जो T2G हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, T2G ऑर्बिटल्स हैं, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और EG में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से चारों जो है जो इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित होंगे। तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 4.90। इसी तरह से मैंगनीज कॉम्प्लेक्स जो है वो भी H2O के साथ जो बनता है उसके लिए जो पेयरिंग एनर्जी का मान है वो 28,000 है और CFSE का मान जो है 21,000 है। इसके लिए भी जो है पेयरिंग एनर्जी का मान CFSE से ज़्यादा है, इसलिए ये भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और इसके अंदर भी क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसका मान 4.90 होगा, जो कि उपयुक्त सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस के संबंध में, जिसके अंदर मुख्य रूप से मैंगनीज एग्जाम्पल लेते हैं। मैंगनीज का वाटर के साथ में H2O कॉम्प्लेक्स
जब बनेगा तो उसके लिए एवरेज पेयरिंग एनर्जी का मान है 25,500 और उसके लिए CFSE का मान है 7,800। तो पाई इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ, इसके लिए भी ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे 5 होंगे, तो इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा 5.92। फिर आयरन का ही वाटर के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके अंदर भी हम क्या देखते हैं कि स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू जो है 13,700 है और उसका मान पेयरिंग एनर्जी से कम है। पेयरिंग एनर्जी है 30,000। तो इस तरह से पाई इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ। यहाँ पर भी जो है वो उच्च चक्रण वाले कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा केवल स्पिन कंडीशन के लिए वो होगा 5.92, जो कि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, जिसको हम इस फॉर्मूले में रखकर ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस के संबंध में। तो देखिए D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहला एग्जांपल जो है वो है आयरन का और H2O के बीच में कॉम्प्लेक्स जो बनता है, इसमें जो Fe जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो है 17,600 और CFSE की वैल्यू जो है 10,400। तो पेयरिंग एनर्जी का मान एवरेज पेयरिंग एनर्जी का मान जो है CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से ज़्यादा है, इसलिए ये उच्च ऊर्जा उच्च चक्रण वाले कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और उसके लिए वैल्यू जो है वो म्यू की जो है वो 4.90 होगी। इसी तरह से आयरन का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर भी इसी प्रकार उसके अंदर हम क्या देखते हैं, उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू जो है 17,600 17,600 और फिर एवरेज पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो एवरेज पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू 17,600 है और उसके बाद CFSE की वैल्यू 33,000 है। तो CFSE की वैल्यू जो है वो एवरेज पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो साइनाइड आयन है वो साइनाइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसके कारण से ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिटल्स में पहले पेयर करेंगे, तो 6 में से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे पेयर हो जाएंगे, इसलिए उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 0 होगा। इसी तरह से कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट का जो है वो NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके लिए हम देख सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है स्प्लिटिंग एनर्जी के मान 23,000 है और पेयरिंग एनर्जी का मान 21,000 है। तो डेल्टा ओ वुड बी ग्रेटर देन पाई और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और इसके अंदर भी हम क्या देखते हैं कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो EG ऑर्बिटल्स में रह जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उनमें से कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फिर कोबाल्ट का फ्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो पाई की वैल्यू है वो डेल्टा ओ से ज़्यादा है, यानी 21,000 जो है वो पाई की वैल्यू, वो डेल्टा ओ जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू 13,000 है, जो उससे ज़्यादा है, इसलिए ये उच्च चक्रण वाले यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट का मान जो कि सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे तो 4.90 हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से फिर हम लेते हैं D7 कॉम्प्लेक्सेस के संबंध में, ये भी हम यहाँ कोबाल्ट का वाटर के साथ में एग्जांपल ले रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो पाई का मान जो है वो 22,500 है और डेल्टा ओ का मान 9,300 है, जो कि पाई के मान से काफ़ी कम है। तो इसलिए जो है पाई वुड बी ग्रेटर देन डेल्टा ओ, यानी पेयरिंग एनर्जी जो है चक्रण ऊर्जा का मान जो है क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा से ज़्यादा होगा। तो ये उच्च चक्रण वाले यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और यहाँ पर जो डेल्टा की जो म्यू की मान वैल्यू जो होगी वो होगी 3.87। यहाँ पर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का नेचर, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सहायता से बहुत आसानी से समझा सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है हमें 2 मुख्य रूप से बातें पता होनी चाहिए, 3 बातें मुख्य रूप से पता होना चाहिए। एक तो जो मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दूसरा एवरेज पेयरिंग एनर्जी या औसत युग्मन ऊर्जा का मान कितना है, और तीसरी बात है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या CFSE या जिसको हम डेल्टा ओ कहते हैं इसका मान कितना है। दोनों के कंपैरिजन के लिए जरूरी है कि पाई का मान और CFSE का मान जो है वो एक ही यूनिट में दिया हुआ हो, चाहे तो वो सेंटीमीटर इनवर्स में हो या चाहे किसी और एनर्जी की यूनिट में हो।
तभी हम उसको इफेक्टिवली कंपेयर कर पाएंगे। तो इस तरह से हम जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के माध्यम से क्रिस्टल फील्ड जो है जिसको अपन कहते हैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और तीसरा हमने पेयरिंग एनर्जी देखी, इसके माध्यम से हम कॉम्प्लेक्सेस के काफ़ी सारे गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।